नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की हत्या की गई है। पिता ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। राधिका सोशल मीडिया पर रहती थी एक्टिव। सोशल मीडिया से नजदीकी पिता को नहीं था पसंद। पुलिस ने आरोपी को किया कोर्ट में पेश। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर पिता ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। और साथ ही राधिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी, जो कि पिता को नहीं पसंद था। सोशल मीडिया की नजदीकी पिता को नहीं पसंद था। इस दौरान हत्या कर दी गई है और फिलहाल मामले की जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। राधिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया से नजदीकी पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे गुरुग्राम से, जहां पर स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की हत्या कर दी गई है। पिता ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। पूरा मामला गुरुग्राम से है, जहां पर टेनिस प्लेयर की हत्या कर दी गई है। आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी है, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता विजयन जुड़ चुके हैं। विजयन, आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है, और पिता को सोशल मीडिया पर काफी वो एक्टिव रहती थी जिस दौरान ये हत्या कर दी गई है, क्या अपडेट है आपके पास? कल का मामला है, जिस वक्त 10:30 बजे के करीब सेक्टर 57 का ये मकान था, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट फ्लोर पर राधिका और उसके पिता और उसकी माँ, उसका भाई फर्स्ट फ्लोर पर रहा करते थे। और जिस वक्त ये घटना हुई और इस तरह से बताया जा रहा है, जो पुलिस में शिकायत उसके भाई ने जो शिकायत दी है पुलिस में, प्राथमिक जांच में जो पुलिस की थ्योरी है वो सामने निकल कर आ रही है कि जो राधिका थी, जो टेनिस खिलाड़ी थी, स्टेट लेवल की खिलाड़ी थी, और जिस तरह से जब वो मेडल लेके आती थी तो कहीं ना कहीं जो बाप का सीना है, जो पिता का सीना है, वो गर्व से चौड़ा हो जाता था। और जब से राधिका को चोट लगी थी कंधे में, उसके बाद से ही राधिका ने खेलना छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि सोशल मीडिया पर एक्टिव राधिका थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह ये घटना सामने आई है तो कई अलग अलग एंगलों से पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा अंकिता कि आखिर पिता ने जिस लाडली बेटी को पाला बड़ा किया और इतना बड़ा प्लेयर बनाया और उसके बाद उनके लिए एकेडमी बनाई, और उसके बाद फिर पिता ने जब ये बात भी सामने निकल कर आई कि पिता फिर एकेडमी को लेकर नाराज थे, वो चाहते थे एकेडमी बंद कर दे, कि ऐसा कहा जा रहा है कि लोग उनको ताना देने लगे थे कि बेटी की कमाई खाता है। इस तरह से वो मानसिक रूप से परेशान थे और इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल कई एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं कि इस तरह की जो बात सामने आई है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक पिता इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया, और जो मृतिका राधिका है उसको 3 गोलियां मारी। कल की ये घटना है, सुबह 10:30 बजे की घटना बताई जा रही है। पुलिस को 12-12:30 बजे सूचना मिलती है कि एक हॉस्पिटल में जो है एक युवती को गोली लगी है। जब जाकर पूरा मामला सामने आता है कि इस तरह की जो घटना हुई है, और उसके बाद उनके जो भाई हैं वो शिकायत पुलिस में देते हैं और उसके बाद पुलिस उसके पिता को गिरफ्तार कर लेती है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे
कि इसमें भाई का क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो पिता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी, तो अलग अलग तरीके के एंगल जो सामने आ रहे हैं, तो फिलहाल परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए अंकिता, परिजनों का अभी तक जो बयान आया है, उनके जो भाई का जो एफआईआर में जो बयान लिखा गया है साफ तौर पर वो यही लिखा गया है कि अंकिता, हमें समझ में नहीं आ रहा कि जो हमारे भाई हैं उन्होंने इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया। हालांकि इस बात से वो नाराज थे कि जो एकेडमी है वो, और जो कि आरोपी पिता है, उन्होंने भी, दीपक यादव, उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और फिलहाल कोर्ट में उनको पेश किया गया है। 1 दिन का रिमांड उनका लिया गया है। अब रिमांड के बाद पुलिस और भी पूछताछ करेगी। जिस तरह से जो राधिका थी वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी और वो सोशल मीडिया में भी अपना नाम कमाना चाहती थी, जिस तरह से वो रील बनाती थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सोशल मीडिया पर वो एक्टिव तो थी, लेकिन किस तरीके का कंटेंट वो क्रिएट कर रही थी जिससे पिता को आपत्ति हो रही थी इस पर? देखिए अंकिता, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने निकल कर आ रहा है कि रील बनाने को लेकर पिता नाराज थे, अलग अलग थ्योरी कही जा रही है, लेकिन पुलिस अब गहनता से जांच करेगी। पुलिस ने रिमांड लिया, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या अंकिता, जिस तरह से जो मृतिका है राधिका, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, उसको लेकर नाराजगी थी, या फिर एकेडमी को बंद कराना चाहते थे, जो ताने उनको मिल रहे थे उसको लेकर मानसिक रूप से परेशान थे, या फिर कोई और एंगल। ये तमाम तरह की चीजें हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है कि पिता ने अपनी बेटी को, जिसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, और एकेडमी खुलवाकर उनको दी, और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उनको 3 गोली दाग दी और राधिका की मौत हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज का जो आप देखते हैं, जो आज का युवा है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहता है, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको दिखाना चाहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो राधिका है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर, लेकिन उनके पिता को ना गवार हुआ, ये भी एक एंगल हो सकता है। लेकिन पुलिस जांच के बाद ये तमाम चीजें स्पष्ट कर पाएगी। फिलहाल जिस तरह की बातें सामने आ रही है, तमाम तरह की बातों को लेकर भी लगातार जो पुलिस है वो जांच कर रही है, और फिलहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि 1 दिन का रिमांड उनका मिल गया है कोर्ट से। आज इनको कोर्ट में पेश किया गया था आरोपी पिता को, और उसके बाद अब पुलिस पूछताछ करेगी तो क्या बातें सामने निकल कर आएंगी, ये भी अंकिता देखने वाली बात होगी। लेकिन एक दुख बड़ी घटना जरूर हुई है कि एक टेनिस प्लेयर जो स्टेट लेवल की खिलाड़ी थी और काफी वो मेडल लेकर आई थी, और उनके पिता ने ही उनकी जान ले ली। जी अंकिता। विजेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले पिता एकेडमी खुलवाते हैं और जो पड़ोस वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ की ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि बेटी की कमाई खा रहे हैं, तो इसमें पड़ोस लोगों का क्या कुछ कहना है? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो बंदूक से मारा गया है, जिसमें आप बता रहे हैं कि 3 गोलियां लगी हैं, क्या उसकी अभी तक पुष्टि हो पाई है? जी जी बिल्कुल। देखिए, जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया तो जैसा कि उनके जो भाई है, आरोपी दीपक यादव के जो भाई है, उन्होंने जो एफआईआर में लिखवाया, जो बयान लिखवाया, उन्होंने कहा जिस वक्त 10:30 बजे जो कि मृतिका राधिका रसोई में काम कर रही थी, उस वक्त एक धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद जब वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, जो भाई थे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे तो वहां पर उनकी जो भाभी थी मंजू, जो राधिका की माँ थी, और जो आरोपी है उनके पिता, उनकी जो रिवॉल्वर थी, वो जो लाइसेंसी रिवॉल्वर बताई जा रही है, वो वहां पर बेड पर पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने उसको कब्जे में लिया और बताया जा रहा है कि 5 राउंड गोली चली थी, जिसमें 3 गोली राधिका को लगी थी, और वहां पर 5 खोल बरामद किए गए थे। पुलिस ने वो तमाम सबूत है वो अपने कब्जे में ले लिए, और उसके बाद राधिका को उनके चाचा हॉस्पिटल ले गए, उनके बेटे और उनके चाचा उनको नजदीकी हॉस्पिटल में ले गए, जहां पर उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस को 12 बजे के करीब सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, हॉस्पिटल पहुंची, और वहां पर उनके जो बयान वगैरह है पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। और फिलहाल जांच के बाद जो मुकदमा उनके भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है, और फिलहाल अब जांच चल रही है, और जांच के साथ साथ आरोपी से पूछताछ भी की जाएगी कि क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए, क्योंकि अलग अलग एंगल, अलग अलग थ्योरी
जिस तरह से चल रही है और अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही हैं, तमाम एंगलों पर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर पूरा माजरा क्या था कि एक अपनी लाडली बेटी को पिता ने ही अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जी अंकिता। बिल्कुल, ये जांच का विषय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नायब सिंह सैनी ने क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी के साथ में बैठक की है, जिसमें सीएम सैनी ने परियोजनाओं में आपको बताते चलने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को कहा कि सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लिया जाए। बैठक में तय किया गया है कि हरियाणा के यंग प्रोफेशनल्स को भी चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर के तौर पर सरकार हायर करेगी। यहां पर यंग प्रोफेशनल्स विकासात्मक परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहयोग देंगे। साथ ही इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की समय सीमा पर जरूरी ट्रेनिंग कराने पर भी मुहर लगाई गई है। साथ ही सीएम सैनी ने साफ कहा है कि विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर लिखा कि ईश्वर से आपके सुदीर्घ और साथ ही स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूं। आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर ईश्वर से दीर्घायु की कामना की है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उज्जवल दृष्टि योजना शुरू की गई है और इस योजना का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने किया है। साथ ही इस योजना की शुरुआत की राज्यव्यापी अभियान स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने और साथ ही 45 साल से अधिक आयु के नागरिकों को निकट दृष्टि सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। छाया होकर वर्ष से ऊपर के आ जाइएगा। चश्मों की वितरण की है और साथ 40,000 बच्चों के चश्मा वितरित की है हमने। और इसके साथ साथ हम जांच भी करवा रहे हैं हर जिले में, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, चाहे वो सब डिविजनल अस्पताल हो, चाहे वो सीएचसी। तो 190 अस्पतालों में लगभग 190 से थोड़ा ज्यादा पूरे हरियाणा में आज के दिन जांच चल रही है और हम सबके बीच में चश्मे बांट रहे हैं जी। और साथ साथ इसके साथ ये भी है कि कैटरैक्ट जैसी सर्जरीज, क्योंकि बहुत सारी हम हरियाणा में सबसे ज्यादा कैटरैक्ट सर्जरीज पर ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा कैटरैक्ट सर्जरीज करते आए हैं। वर्ष से ऊपर के आ जाइएगा। दूसरा देखना बाजी करना बड़ी एमएलए है हम सबकी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा की शिक्षा और तकनीकी शिक्षा कमेटी ने फरीदाबाद का दौरा किया है। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष विधायक रामकुमार कश्यप के नेतृत्व में 11 विधायकों ने शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की है। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए अध्यक्ष रामकुमार कश्यप ने कहा कि शिक्षा के सुधार में कई तरह की खामियां पाई गई हैं, जिन्हें सुधारने का आश्वासन डीसी की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कमियों को गिनाते हुए कहा कि स्टाफ की कमी सबसे ज्यादा दिखाई दी है और इसे 3 महीने में पूरा करने का कमेटी को आश्वासन मिला है। देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं अपनी ओर से कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। जहां तक आपने मेरे से पूछा है अभी कमेटी आई है, इसका पर्पस क्या है? देखिए, कमेटी जो है ये हमारी एजुकेशन कमेटी है विधानसभा की। यहाँ पर जो अपने जेसी बोस जो यूनिवर्सिटी है, जिसे YMC हम बोलते थे पहले, इसका स्पोर्ट विजिट करने के लिए आई है। तो यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, यहाँ पर किस प्रकार से काम कर रही है यूनिवर्सिटी में, तो स्टाफ की क्या स्थिति है, नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या खामियां है, इसको सुधार करने की जरूरत है। विशेष रूप से जो सेकंड कैंपस यहाँ बनना है उसकी जानकारी लेने के लिए विशेष रूप से कमेटी यहाँ पर आई है। प्रदेश में हजारों बच्चों की बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां लगी हैं और इसी तर्ज पर पानीपत में भी लगभग 120 युवाओं का पटवारी पद के लिए चयन हुआ है, जिसके चलते तहसील में पटवारी की ट्रेनिंग ले रही सोनिया शिवानी ने कहा कि पहले कहा जाता था कि बिना पैसों की नौकरियां नहीं मिलती थी, लेकिन अब बिना खर्ची बिना पर्चे की नौकरी मिल रही है। पहले गरीब सरकारी नौकरी पाने का सपना देखता था, लेकिन अब हकीकत में सपने पूरे हो रहे हैं। सर, मेरा नाम बिट्टू है, मैं गांव सिवा से हूँ। मैं अब रेवेन्यू पटवारी में लगा हुआ। सर, इस बात में बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले सुनते थे कि लोग पैसे देकर नौकरी लगते हैं या फिर भाई तेरे को इतना देना पड़ेगा तो तब तेरे को नौकरी लगेगी, लेकिन सर अब जब हम लगे हैं तो हमें कुछ नहीं देना पड़ा, इसलिए हमें बहुत बेनिफिट है। ये ऐसे लगता है जैसे गरीब बच्चा भी अपना लग सकता है नौकरी। हाँ सर, अब की और भी लगेगी, जैसे पहले लगी है वैसे अभी भी लगेगी। मेरा नाम प्रीति है, मैं बधावा राम कॉलोनी की रहने वाली हूँ और पटवारी पद पर कार्यरत हूँ। सरकार ने बिना पर्चे बिना खर्चे के हमें नौकरी दी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले के टाइम पे जो था भी लगते थे और अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी मिल रही है। शिवानी मलिक है, पटाने गाँव पानीपत की रहने वाली हूँ और मेरा पटवारी की पोस्ट सिलेक्शन हुआ है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बिना पर्ची बिना खर्चे वाली वो सही साबित हुई है। पहले जब पढ़ते थे तो सुनते थे कि जो जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छी खासी इनकम होगी फैमिली की, तो ये बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आ पाते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमने देखा जो हमने तैयारी की, जो एग्जाम की, उसके थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा ग्रुप सी के जो CET का एग्जाम हुआ था, पहले प्री का मेन्स का मैंने वो क्लियर किया है, उसके बाद रेवेन्यू पटवारी की पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है और गवर्नमेंट जो हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। बिना पर्ची बिना खर्चे का जो मुहिम चलाई गई थी ये सही साबित हुई। जी, मेरा नाम सोनिया है, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ और मेरा वर्तमान में पटवारी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। और जो सरकार की जो बिना खर्चे बिना पर्ची की जो पॉलिसी है, इसके तहत बहुत से गरीब परिवार जो मतलब सोच भी नहीं सकते थे सरकारी नौकरी का, वो इस मुकाम पर आए। जी, काफी बदल रही है सर। पहले तो ये था कि जिनके पास पैसे थे वही बच्चे सेलेक्ट हो पाते थे, हम जैसे गरीब जो बच्चे थे वो वहां तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सरकार ने जो मुहिम चलाई है ये मतलब बहुत से गरीब परिवारों के लिए एक बेटर साबित है। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद के गांव धनतौड़ी के समीप के विंतारा नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से हजारों एकड़ फसल खराब हो चुकी है, जिसका कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने खराब फसल का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। विधायक रामकरण काला ने कहा कि बेंतर नाले की सफाई न होने से नाले का पानी ओवरफ्लो हो चुका है और साथ ही नाला कई जगह से टूट भी चुका है, जिसकी वजह से खेतों में नाले का गंदा पानी जा रहा है। उसकी वजह से हजारों एकड़ फसल खराब हो गई है। आज धनतौड़ी के अंदर नहीं है तो बस पीछा हमारा शाहबाद से लेकर और यहाँ तक आका जो रास्ते बंद थे, मशीनें लग रही, मशीन एक्सर साहब ने मशीन ले रखी ताकि जो पीछे से बंद टूटे, जहाँ से बताया सारे गाँव ने बताया ना, जो बंद टूटे पीछा
बकाने के पास, वहां से जंगल के पास, उसके नाले के अंदर पानी नहीं जा रहा। अब जो मान लीजिए जब चलता पानी था, जिम्मेदार इस बात ना मानते भी आए साल हमारा चलता पानी निकल जा रहा खेत में। अब ये 24 घंटे का पानी इसी में निकल रहा, नाले के बीच में पानी नहीं जा रहा। इनकी समस्या ये भी, चलो बरसात आएगा तो पानी आएगा, कोई बात नहीं। आज जो मतलब जिस वजह से जिम्मेदार परेशान है, जो सारा जो पानी है पीछे का नाले का, जो खेतों के बीच में होगा रहा मॉनसून सीजन आ गया है और ऐसे में फरीदाबाद में 1 घंटे तक लगातार हो रही बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो वहीं फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की पोल बारिश की चंद बूंदें खोलती हैं और लगातार 1 घंटे चली इस बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है और वहीं बल्लभगढ़ का बस स्टैंड तो मानो तालाब में ही तब्दील हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि बस स्टैंड के कई दफ्तरों में पानी भी जमा हो गया है और लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से यहां की स्थिति ऐसी ही चल रही है। एक घंटा बारिश हुई है जी, बस देख लो जी, इतना पूरे गोटे तक पानी हो रहे हैं। हमें पैसे खर्च होते हैं, गवर्नमेंट पूरी पैसे खर्च करती है। देख लो जी हालत क्या हो रहा है जी फरीदाबाद का, बल्लभगढ़, ये पूरा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सारे बढ़ रहा है। जो जाम भी देख लो जी, पूरे बस खड़े हैं, सारी जनता परेशान है। अभी मौज कर रखी है सारे में, पूरे बल्लभगढ़ में बारिश में पानी भरा पड़ा है। देखो बारिश का बजट के बारे में मेरे को जानकारी ज्यादा है ना, मैं बजट के बारे में बात ना कर सकूं, क्या है क्या ना है, पर यह है कि इसकी सुविधा ज्यादा होनी चाहिए बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ में कुछ ज्यादा ही पानी बढ़ता है। अब हमारी भी गाड़ी बंद हो गई है कम से कम 1 घंटे के आसपास, बहुत बुरा हाल हो गया है, गाड़ी बंद पड़ गई है। अब कौन धक्का मारेगा इसमें। कन्हैयालाल शर्मा, ये हुई थी 40 मिनट, पानी भरा हुआ अड्डे में जी, हर साल ही भरता है। सोचता है इंजन चला रखे, बरसात हो जाती पानी भर जाता है। हाँ जी, 1988 में बना था ये, और पहले तो कच्चा था, बाद में पक्का करवा दिया था सरकार ने जी। पानी के बरसात में पानी आ जाता, सभी कमरों वगैरह बस स्टैंड में इंजन वगैरह चलाए जाते, वे पानी चला जाता है। सवारी पूछने के लिए आ रही है इंक्वायरी पे, पानी में ही। मेरा नाम शाहिद अहमद है। तो पानी पानी नजर आ रहा है बरसात में, और हर बरसात में यही हालात रहते हैं। बस अड्डे के सवारियों को भी परेशानी है, यहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे नीचे के पोर्शन पे, उनको भी परेशानी है। पूरा खतरा है, लाइट आ रही है, पानी में बैठे हैं, तो पूरा खतरा बना हुआ है कर्मचारियों की जान के लिए। क्या करे, कर्मचारी तो काम करेगा, मजबूरी है। मेरा नाम जयपाल राठी है। बुरा हालात है जी, पूरे बस अड्डे में पानी भरा हुआ है, ना कहीं बसें लगने की जगह है, ना यात्रियों को बैठने की जगह है। और ये बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो भी आ रहा, कुछ बस अड्डे का पानी है, कुछ बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो जबरदस्त आ रहा। अभी गेट से मैं आया हूँ, कुछ गाड़ियों को हटवा के वहां से जाम लग रहा है, लेकिन वहां से जबरदस्त पानी बस अड्डे के अंदर आ रहा है। बस अड्डे की बाउंड्री में पीछे से जो साइड की बाउंड्री है उनसे भी पानी अंदर आ रहा है, चारों तरफ से पानी यहाँ, क्योंकि ये बस अड्डे की जो ये झील में है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।